अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले वापस लौटने का फैसला किया है। इजराइल और ईरान तनाव की वजह से ट्रंप ने लोगों को तुरंत तेहरान खाली करने की चेतावनी भी दी। राष्ट्रपति ट्रंप की देश वापसी पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कई अहम मुद्दों पर फोकस करने के लिए ट्रंप वापस आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार की रात राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ डिनर के बाद G7 शिखर सम्मेलन को जल्दी छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में शामिल होने जा रहा है। वो अहम मसले क्या हैं जिनके लिए ट्रंप शिखर सम्मेलन बीच में ही छोड़कर वापस लौट रहे हैं। ट्रंप पहले ही खुलकर इजराइल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने सीधे तौर पर जंग में उतरने का ऐलान नहीं किया है। इजराइल ने अमेरिका से खुलकर समर्थन मांगा है और अमेरिका भी इस बारे में विचार कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए सैन्य अभियान में शामिल होने की अपील की है। ये अपील खासतौर पर उन परमाणु सुविधाओं पर केंद्रित है जो काफी अंडरग्राउंड है और जिन्हें खत्म करने के लिए अमेरिका के पास विशेष हथियार मौजूद हैं। इजराइल और ईरान के बीच में ये जो वर्तमान समय का युद्ध है ये गंभीर रूप लेता जा रहा है और अभी हाल के समय में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और उसके सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर बड़े हमले लॉन्च किए और इजराइल के द्वारा ये जो हमला ईरान के ऊपर किया गया उसके पीछे का तर्क ये इजराइल ने दिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को मान लिया गया था कि ईरान अपने IAEA के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है और ऐसे में इस बात की संभावना बन रही थी कि जो इजराइल का ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होगा, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की आशंका जताई थी। ईरान और अमेरिका के बीच की जो नई न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बातचीत चल रही थी वो 5 राउंड की यद्यपि की हो चुकी थी, लेकिन उसके ज्यादा कोई सब्सटेंशियल आउटकम्स उसमें नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में ये जो हमला था वो इसकी प्रबल संभावना थी और जो इजराइल ने कर दिया है। उसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल की अनेक सिटीज को टारगेट किया है, जिसमें तेल अवीव में उसको कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। इजराइल का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वो हिट हुआ है। हाइफा शहर में भी ईरान की जो मिसाइल्स हैं उसने हिट करने में उसे सफलता हासिल की है। तो ये जो पूरी स्थिति है एक युद्ध का स्वरूप वो ले चुकी है, लेकिन ये जो युद्ध है यदि आगे एस्केलेट करता है तो जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्रों को इसमें बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन इस पूरे युद्ध में जो ईरान को ज्यादा क्षति उठानी पड़ेगी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे का जो सिनारियो है इस युद्ध का इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से अभी भी आगे बढ़ाता है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो कि डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर बड़े हमले कर सकता है और उस पूरी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसका सीधा साथ दे सकता है और ईरान को जाहिर है कि ऐसी स्थिति में और भी भारी क्षति उठानी पड़ सकती है और आगे का जो इस पूरे युद्ध का जो सिनारियो है वो ईरान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को यदि वो लिमिट करता है, अमेरिका के साथ वो जो एक नई डील राष्ट्रपति ट्रंप जिसको साइन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं वो यदि कर लेता है तो ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन यदि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यदि यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज करने की कोशिश की तो ऐसे में इजरायली हमले और अधिक तेज होंगे और उस हमलों में अमेरिका भी इजराइल का सीधा साथ देते हुए ईरान पर सीधे हमले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देंगे और उसके लिए वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम इस तरीके की युद्ध की स्थिति के बाद किस दिशा में बढ़ता है, उसी के आधार पर ही आगे इस युद्ध का स्वरूप निर्धारित होगा। बता दें कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान सभी देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है और ईरान पर तनाव कम करने का दबाव बनाया है।
G7 के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाने चाहिए। वहीं ईरान और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई जारी है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जो ईरान की IRGC के टॉप कमांडर्स इसमें मारे गए हैं, इंटेलिजेंस के चीफ इसमें मारे गए, और इजरायली हमले में जो ईरान के मिलिट्री के चीफ भी इसमें मारे गए। साथ ही साथ अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी इजराइल ने इस हमले में एलिमिनेट किया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई एक बहुत बड़ी और गहरी मिलिट्री प्लानिंग के साथ ये की गई थी, और इसमें इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उसने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मोसाद ने बहुत लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी इजराइल के द्वारा ये जो एक्शंस हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और यदि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो मोसाद के पास और पूरे इजराइल के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास और भी बड़े और गहरे प्लान्स हैं, जिससे कि वो उनकी ईरान की जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो रियल न्यूक्लियर एसेट्स वहीं रखे हुए हैं, उनको भी वो टारगेट कर सकता है। इस तरीके के प्लान इजराइल ने पहले बनाकर रखे हुए हैं। इस तरीके के ये स्पष्ट रूप से दिखता है, और ऐसे में आने वाले समय में यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम अगर नहीं लगाता है तो उसको बड़े खामियाजा और भी गहरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। Rising Israel-Iran conflict, India faces growing threats to its energy security, trade routes and commercial ties. GTRI. जी, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने अपने एक बयान में ये कहा है कि यद्यपि कि भारत इजराइल और ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में सीधा शामिल नहीं है, लेकिन यदि ये दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाता है, एक फुल फ्लेजेड वॉर में अगर ये तब्दील हो जाता है, इसका फर्दर एस्केलेशन होता है, तो ऐसे में भारत के हित भी प्रभावित होंगे। और इस तरीके की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए GTRI ने इस बात की सलाह दी है कि भारत को अपने ऑयल के जो रिसोर्सेज के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, और ये जो सलाह है निसंदेह महत्वपूर्ण सलाह है। लेकिन जहां तक भारत के अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने की नीतियों का प्रश्न है, तो भारत पहले से ही अपने ऑयल के रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाइड करके रखे हुआ है, और भारत मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों से तो ऑयल का इंपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ भारत रशिया से भी बड़ी मात्रा में ऑयल को वर्तमान समय में इंपोर्ट कर रहा है, और भारत रशिया से किसी भी संकटकालीन स्थिति में ऑयल के इंपोर्ट्स को और अधिक बढ़ा सकता है। भारत अफ्रीका के राष्ट्रों से, अमेरिका से भी ऑयल के इंपोर्ट्स को करता है, और जाहिर है कि भारत के जो ऑयल के जो रिसोर्सेस हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि इजराइल और ईरान के बीच का ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज यदि वो ब्लॉक हो जाता है, यदि वहां पर युद्ध छिड़ जाता है, तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है ये भारत के लिए बड़े संकट पैदा कर सकती है, क्योंकि भारत की जो महत्वपूर्ण ऑयल सप्लाईज हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होती हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पूरे विश्व के 1/5 ऑयल जो सप्लाईज का वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वहां पर यदि युद्ध छिड़ता है, वो पूरा ब्लॉक होता है, तो इससे भारत भी प्रभावित होगा। तो भारत को अपनी तैयारियों को पुख्ता करके रखने की आवश्यकता है, और भारत की जो सरकार है वो पूरी स्थितियों पर बहुत पैनी नजर रखे हुए है, और इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजराइल और ईरान, जो कि भारत के दोनों ही मित्र राष्ट्र हैं, उनको ये सलाह दी है कि ये जो पूरी सिचुएशन को वो डीएस्केलेट करें, रिस्ट्रेंट से काम लें, और इस युद्ध को शांति इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को शांति के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हल करने की कोशिश करें। ये भारत ने सलाह दी है। ट्रंप ने 16 जून को सार्वजनिक रूप से तेहरान के लोगों से तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी दी, जिसे एक गंभीर अल्टीमेटम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करना चाहिए था। ट्रंप का ये बयान इजराइल के हमलों के बाद आया, जिसमें तेहरान में सैन्य और परमाणु ठिकानों के साथ साथ ईरानी स्टेट टेलीविजन सेंटर पर हमले किए गए थे।